डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 13, और इस चैप्टर का नाम है मैं मजदूर। मजदूर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे इस चैप्टर में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मजदूर जो होता है उसने ही इस दुनिया की सारी चीज़ें जो भी निर्मित हुई है, जो बनी हुई है, उसमें मजदूर ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी उन मज़दूरों की आवश्यकताएँ आज तक पूरी नहीं हुई। जब से ये दुनिया बनी है तब से वे काम करते आ रहे हैं, परंतु कल भी वो गरीब थे, आज भी गरीब हैं, और संभव है कि कल भी गरीब रहेंगे। तो इसी के बारे में लेखक ने यहाँ पे बहुत अच्छा ये चैप्टर लिखा है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या उन्होंने लिखा है। सबसे पहले दिया हुआ है मैं मज़दूर हूँ। मैं मज़दूर हूँ, मैं मेहनतकश मज़दूर हूँ। आदिम मानव से लेकर आज तक की सभ्यता की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। जमाने का दौर बदला, काल चक्र की गति चलती रही, पर मैंने कभी ज़मीन पर पीठ तक नहीं टिकाई। मज़दूर अपने बारे में ही कह रहा है कि काल चक्र, समय बदलता गया, समाज बदला, दौर बदला, सब कुछ बदला, लेकिन उसे कभी आराम करने का मौका नहीं मिला, और वह कभी आराम कर पाएगा यह संभव नहीं लगता। मैं आराम करने लगूं तो गजब ढह जाए। मज़दूर अपने बारे में कह रहा है, अगर मैं आराम करने लगूं तो गजब हो जाएगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती। वह थकान के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में इतनी समस्याएं होती है, इतनी समस्याओं से वो जूझते रहता है कि वह थकान के बारे में नहीं सोच सकता। लगातार काम के बारे में सोचता है। काम करते समय मेरा रोम रोम फड़कता रहता है, मतलब उसके शरीर में एक एनर्जी बनी रहती है। मैंने नदियों के बहावों को रोका है और उन पर विशाल पुलों का निर्माण किया है। मैंने बड़ी बड़ी इमारतों को बनाया है। इन लंबी लंबी सड़कों को किसने बनाया? कश्मीर की क्यारियों में केसर किसने उगाई? खेतों में सुनहरी फसलें किसने पैदा की? बताओ किसने? मैंने, केवल मैंने। तो इतनी सारी चीज़ें जो है, लंबी सड़कों का निर्माण करना, कश्मीर में केसर के खेतों में केसर उगाना, फसलें उगाना, ये सारा काम सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर ने किया है। वो अपने बारे में यही बतला रहा है कि ये सारा कार्य मज़दूर ने ही किया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक मज़दूर का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। और मज़दूर जो होता है हमेशा मेहनत के बारे में सोचता है, उसे कभी आलस नहीं आता। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे देश के किसान जो होते हैं, किसान भी एक मज़दूर की तरह ही होते हैं, वो मज़दूर ही होते हैं। दिन सोता था, रात सोती थी, और मैं जागता था। मैंने पहाड़ों को काटा, चट्टानों को खोदा, खानों में जा पहुँचा और वहाँ से निकाल लाया सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोयला और हीरा। क्या यह मैंने अपने लिए निकाला? इस तरह से एक मज़दूर सवाल कर रहा है कि दिन सोता था, रात सोती थी, मतलब लोग सोते रहते थे, रात में सोते थे, दिन में आराम करते थे, लेकिन मज़दूरों को ये आराम नहीं मिलता था। वह हमेशा जागता रहता था। रात में भी काम किया मज़दूरों ने, दिन में भी काम किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी पहाड़ों को काट दिया, चट्टानों को खोद दिया, और धरती में सुरंग बनाकर वे कई सारे खनिज को धरती के अंदर जो छुपे हुए थे उन सब को निकाल दिया। किसके लिए निकाला? निश्चय ही अपने लिए तो नहीं निकाला, दूसरों के लिए ही निकाला। बताओ किसके लिए? तो किसके लिए? अन्य लोगों के लिए, जितने भी लोग उसको उपयोग करते हैं, अमीरों के लिए, सरकार के लिए। मैंने वनों को काटा और पथरीली ज़मीन को खोद खोद कर नरम बना डाला। मुझे अंग्रेज़ भारत से मॉरिशस, फिजी आदि अफ्रीका के घने वनों में ले गए। मैंने ही वहाँ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक काम करके खेत बनाए, उनमें अन्न और गन्ने की फसलें लहलहाई। अपने देश से इतना दूर रहकर भी मैं इस देश के साथ जुड़ा रहा। मेरे थके मन को शांति मिलती थी हनुमान चालीसा और रामायण की पंक्तियाँ गाकर। मैंने वहाँ भी गोरी दुनिया का पेट भरा, अपना पेट काट कर। मेरे ही बनाए महलों में मेरी झोपड़ियों से घृणा करने वाले बस गए। हाय रे किस्मत। और यहाँ पे मज़दूर जो है अपनी किस्मत को कोस रहा है कि वो जिन महलों में रहते थे, बड़े बड़े महलों में, अमीर लोग, राजा लोग जिन महलों में रहते थे, उसे भी मज़दूर नहीं बनाया। लेकिन मज़दूरों को रहने के लिए क्या मिला? झोपड़ियाँ मिली। वे झोपड़ियों में रहते थे, और जिनके लिए महल बनाए वो महल में रहते थे, और उन झोपड़ियों में रहने वाले मज़दूरों से घृणा करते थे। अंग्रेज़ उन्हें कई देशों में ले गए, मज़दूरों को ले गए वहाँ काम कराने के लिए। वहाँ पे दिन रात वे काम करके जंगलों को काट काट कर, अफ्रीका के जंगलों को काट काट कर खेत बनाए, वहाँ पे कई तरह की फसलें उगाई। वे जब थक जाते थे तो फिर हमारे देश के ही
हनुमान चालीसा, रामायण की पंक्तियाँ, रामायण का जो चौपाई होता है उसको गाकर उन्हें शांति मिलती थी। दिन भर काम करने के बाद इस तरह के जो गीत गाए जाते थे वे हमारे धर्म से जुड़े होते थे, रामायण से जुड़े होते थे, महाभारत से जुड़े होते थे, गीता भगवत गीता से जुड़े होते थे। इस तरह की पंक्तियाँ होती थी और इन सब को गाकर उन्हें काफ़ी शांति मिलता था, वे सुकून महसूस करते थे। मैं ज़मीन के साथ जुड़ा अवश्य था, मैं ज़मीन के साथ जुड़ा अवश्य था, पर मेरी स्थिति जानवरों के समान ही थी। ज़मीन के साथ मुझे भी बेच दिया जाता था। जिस फसल को मैं उगाता था उसे खाने का मुझे अधिकार न था। मज़दूर अपने बारे में यहाँ पे बतला रहा है कि मैं ज़मीन के साथ जुड़ा ज़रूर था, लेकिन जानवरों जैसी मेरी स्थिति थी। जिन चीज़ों को मैं, जिन फसलों को मैं उगाता था, जिन चीज़ों को मैं बनाता था, उन चीज़ों को मुझे भोगने की या खाने की अधिकार मुझे नहीं मिलता था। प्राचीन काल से आज तक सभी ने मेरा शोषण किया है। आज भी मैं बेहाल और बेघर हूँ। मेरे बाल बच्चे, उनके लिए न घर है न द्वार। कारखानों की दीवारों की आड़ में, घास फूस की झुग्गियों में मेरी दुनिया सिमट कर रह गई है। संसद में मेरे लिए कानून बनते रहे और कानून बनाने वाले ही उनकी धज्जियाँ उड़ाते रहे। मेरी चिंता किसी को नहीं, हाँ आवश्यकता सभी को है। तो प्राचीन काल से ही मज़दूरों का शोषण हुआ है, उनकी आवश्यकता सभी को है, लेकिन उसके लिए कोई सोच नहीं पाता। उसे जो सम्मान मिलना चाहिए हमारे देश में या पूरी दुनिया में, वो कभी नहीं मिल पाया। उनके लिए कई प्रकार के कानून बने और जिन लोगों ने कानून बनाया उन्हीं लोगों ने फिर उस कानून को तोड़ दिया। वही लोग उस कानून को निभा नहीं सके, उसकी धज्जियाँ उड़ाते रहे। किसी को भी मज़दूरों की चिंता नहीं हुई। उनके बाल बच्चे, उनके बच्चों की ज़िंदगी क्या होगी, न उनके लिए घर होता था न द्वार होता था। आज भी जो है वही स्थिति बना हुआ है। मैंने रेल की पटरियाँ बिछाई, पुल बनाए, हवाई जहाज़ बनाए, पर उनमें बैठने वालों से मेरा क्या वास्ता। इतनी सारी चीज़ें वे बनाए तो ज़रूर, परंतु उसमें वे बैठ नहीं सकते थे, और जो बैठते थे उससे उनका कोई वास्ता नहीं होता था। कौन बैठता था वे उनको जानते नहीं थे। नाविक नाव को अपना कहकर दिन भर उस पर बैठ लेता है। हलवाई अपनी मिठाई को जब तब चख लेता है, लेकिन मज़दूर जो होता है वो जिन चीज़ों को बनाता है उन चीज़ों को भोग नहीं पाता। आगे देखते हैं। पर मैं क्या अपनी बनाई किसी भी चीज़ को अपना कह सकता हूँ या मिनट भर के लिए भोग सकता हूँ? ऐसा क्यों है? नहीं भोग सकता, नहीं हो सकता। मज़दूर की ज़िंदगी ऐसा ही होता है। यही विडंबना मज़दूर ने जताया यहाँ पे। दुनिया की कौन सी चीज़ है जिसे मेरे हाथों ने पैदा नहीं किया? मैं तिनके से ताड़ बनाता हूँ और तिल से पहाड़। मेरे हाथों में वह जादू है जो किसी भी चीज़ को स्पर्श करने मात्र से उसकी काया पलट कर देता है। पर मेरे लिए कुछ भी क्यों नहीं है? मैं भूखा और नंगा क्यों हूँ? मेरा पेट क्यों नहीं भरता? इसका उत्तर भला कौन देगा? क्या आप? तो एक विडंबना है, एक व्यवस्था है जो मज़दूर सभी से कहना चाहता है कि दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मज़दूर ने नहीं बनाया। सभी चीज़ों को मज़दूर ने ही अपने हाथों से पैदा किया। उसके हाथों में जादू होता है, लेकिन फिर भी वह भूखा है, नंगा है, उसका पेट नहीं भरता है। कैसे उसको इस समाज में एक सम्मानजनक स्थान मिलेगा? कौन देगा उसे? कौन उसकी ज़िंदगी को संवारेगा? क्या हम में से कोई है? तो यही सवाल पूछ रहा है कि क्या आप हैं जो मज़दूरों की ज़िंदगी को संवार सकते हैं? और यह सवाल का जवाब जो है मुझे नहीं लगता है कि मिलने वाला है। कल भी इस सवाल का जवाब नहीं था, आज भी नहीं है, आने वाले समय में भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए लेखक ने इस चैप्टर को लिखा है। चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, लेकिन काफ़ी संवेदनशील चैप्टर है। अगर देश के गणमान्य व्यक्ति अगर इस चैप्टर को पढ़े हैं तो शायद कुछ सोचे मज़दूरों के बारे में। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा शब्दार्थ नहीं दिया हुआ है क्योंकि यह चैप्टर छोटा है। और इसका आगे क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट में जो दिया हुआ है यह पाठ की शैली में लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा शैली में लिखा गया है। ये जो है मज़दूर की आत्मकथा की शैली में लिखा गया है, ये आत्मकथा हो जाएगा। यहाँ पे ख नंबर का हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर मैं आगे आप लोगों को दूंगा। शेष क्वेश्चन जो है यहाँ पे आगे दिया हुआ है। यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है? मज़दूरों की महत्ता बताना। मज़दूर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसके बारे में इस चैप्टर से पता चलता है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है भाषा अध्ययन से, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित होता है। यहाँ पे सर्वनाम के बारे में बताया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कि
उसका 3 भेद होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ऐन पुरुष। इसके बारे में आप व्याकरण में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके आगे दिया हुआ है एक वचन रूप में लिखने के लिए कहा गया है, जैसे सीढ़ियाँ लिखा हुआ है तो उसका सीढ़ी हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक सेंटेंस को दूसरे जैसा लिखा गया है, थोड़ा सा उसमें बदलाव करके लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसी तरह से लिखने के लिए कहा गया है। तो ये आप खुद बना सकते हैं, मैं आगे इसका आंसर दे दूँगा। और इस चैप्टर का लास्ट पेज में जो है दिया हुआ है, तो ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन का ये शेष भाग है। यहाँ पे जो है विशेषण शब्द छांटो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे सुनहरी फसलें, तो यहाँ पे सुनहरी जो है वो विशेषण हो जाएगा। जैसे कि मजदूरों ने विशाल पुलों, तो विशाल हो जाएगा यहाँ पे। और थके मन, तो यहाँ थके हो जाएगा। हम अफ्रीका के घने वनों, तो यहाँ पे घने हो जाएगा। इस तरह से आगे मैं आप लोगों को आंसर दे दूँगा। यहाँ पे मुहावरे लिखा हुआ है और उसका वाक्य भी बनाने के लिए कहा गया है, तो इसको भी मैं बनाकर आगे दे दूँगा। इसके बाद जो है योग्यता विस्तार, इस शैली में स्वयं को किसान मानकर मैं किसान शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखो। और मज़दूरों की सही दशा जानने के लिए उनकी बस्ती का भ्रमण करो। तो जो लोग मज़दूर से संबंधित है उन्हें तो पता ही है, और जो लोग पता नहीं है तो वे मज़दूरों की बस्तियों में जाकर देख सकते हैं, उसे जान सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से होती है। तो आइए मैं आप लोगों को इस चैप्टर का आंसर दे देता हूँ। यह चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर यह पाठ की शैली में लिखा गया है। आत्मकथात्मक शैली में मजदूर आराम करने लगे तो क्या गजब ढह जाएगा। मजदूर आराम करने लगे तो गजब ढह जाएगा। काल चक्र की गति रुक जाएगी, सारे निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे, न कृषि होगी न फसलें उगेगी। मजदूरों ने क्या क्या निर्माण किए हैं। मजदूरों ने घर, महल, भवन बनाए, नदियों पर पुल व सड़क बनाए, रेल की पटरियां बिछाई, हवाई जहाज़, मोटर गाड़ी और रेल बनाई। संसार में जितना कुछ निर्माण हुआ सब मजदूरों ने ही बनाया। मजदूर धरती से बहुमूल्य पदार्थ किसके लिए निकालता है। मजदूर धरती से बहुमूल्य पदार्थ देश के अमीरों के लिए निकालता है तथा सरकार और समाज के लिए निकालता है। मजदूरों ने अफ्रीका के घने वनों में क्या किया। मजदूरों ने अफ्रीका के घने वनों को काटकर खेत बनाए, उनमें अन्न और गन्ने की फसल लहलहाई। मजदूर यह क्यों कहता है, हाय री किस्मत। मजदूर सबके लिए काम करता है, अपना पेट काटकर दूसरों का पेट भरता है, अपने बनाए महलों में एक दिन भी नहीं रह पाता। इस प्रकार वह अपनी किस्मत को कोस रहा है। मजदूर अपनी बनाई चीज़ों का सुख स्वयं क्यों नहीं भोग पाता। मजदूर गरीब होता है, वह सब कुछ करता है परंतु उसका शोषण किया जाता है। संसद में कानून बनाने वाले ही उसकी धज्जियाँ उड़ाते आ रहे हैं, इसीलिए वह अपनी बनाई चीज़ों का सुख स्वयं नहीं भोग पाता। मजदूर अभी भी भूखा और नंगा क्यों है। मजदूर दुनिया की सभी चीज़ अपने हाथों से पैदा करता है परंतु उसे उसकी उचित मजदूरी नहीं मिलती, इसलिए वह आज भी भूखा और नंगा है। इस पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है, मजदूरों की महत्ता बताना। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे भाषा अध्ययन के क्वेश्चन दिए गए हैं। भाषा अध्ययन के क्वेश्चन में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं। और 2 नंबर में एक वचन रूप लिखने के लिए कहा गया है, जहाँ पे इसके डायरेक्ट आंसर दिए हुए हैं, सीढ़ी, सड़क, फसल, क्यारी, वन। क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण के अनुसार वाक्य को परिवर्तित करने के लिए कहा गया है, तो वाक्य को यहाँ पे डायरेक्ट परिवर्तित कर दिया गया है। इसका डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे, बड़े बड़े बांधों का निर्माण कौन करता था, मेरा शोषण कौन कौन नहीं करता था, मेरी चिंता कौन करता था। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे विशेषण छांटने के लिए कहा गया है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सुनहरी, विशाल, थके, घने। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य बनाने के लिए कहा गया है उसका अर्थ के साथ, तो यहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य बना दिया गया है। तिनके से ताड़ बनाना, छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु बनाना। मजदूर के हाथों में जाने क्या जादू होता है कि वह तिनके को भी ताड़ बना देता है। पीठ ना टिकाना, पल भर भी आराम ना करना। काम ही इतना कठिन था कि पीठ भी टिकाना संभव नहीं था। गजब ढह जाना, अनहोनी का हो जाना। जिस वर्ष समय पर बारिश ना हो तो समझो कि गजब ढह जाती है। धज्जियाँ उड़ाना, नियमों की अवहेलना करना। देश की हालत ऐसी हो गई है कि कानून बनाने वाले ही कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।